हेलो एवरीवन। देखिएगा अपने लास्ट लेक्चर में क्या बात कर ली थी। क्वांटम नंबर से रिलेटेड बात कंप्लीट हो गई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दिए थे सारे। आज अपन बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन की और उसके बाद बेसिक रूल्स की जिनसे अपन इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले आज बात करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वांटम नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको ये बोला गया दिए गए क्वांटम संख्याओं के लिए, दिए गए क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के लिए, क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के लिए कक्षक का नाम बताओ। ठीक है, ये पूछा गया। जैसे ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट दे रहा हूं मैं जैसे, ठीक है ना। क्वांटम नंबर का सेट क्या दे रखा है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 1। एक तो ये दे दिया, n बराबर 4, l बराबर 1, m बराबर 0, n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक बात बोली थी कि अगर किसी कक्षक को रिप्रेजेंट करना है तो तीन क्वांटम नंबर चाहिएगी, n, l और m। सबसे पहले इस पे आते हैं, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0, तो n बराबर 2 है तो इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। l 0 हुआ, इसका मतलब s सबसेल है, ये लो 2s को रिप्रेजेंट करेगा। कक्षक इसका ऐसे ही होता है। n बराबर 4 है तो ये 4, l की वैल्यू 1 है तो p, m 0 हो गया तो 0 किसके लिए होता है, z के लिए, 4pz हो जाएगा। n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर 1 है तो l बराबर 3, n बराबर 3, d, m बराबर 1 है तो m बराबर 1 तो किसी के भी करस्पॉन्डिंग हो सकता है। मैं ये बोल दूं क्या, ये 3dz² नहीं होगा, बस 3dz² के अलावा जो 3d के बाकी के जितने भी पॉसिबल होंगे ना, 3dxy हो सकता है, yz हो सकता है, zx हो सकता है और x² y² हो सकता है। dz² नहीं होगा, क्यों, dz² के लिए m बराबर क्या चाहिएगा, 0। समझ में आ गई बात। अब इसका रिवर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। मैं आपको क्या करूं कि ऑर्बिटल दे दूं और बोलूं इनके लिए क्वांटम संख्याओं के मान लिखो। दिए गए कक्षकों के लिए, दिए गए कक्षकों के लिए क्वांटम संख्या NLM, N, L, M के मान लिखिए। ठीक है, लो लिखो साहब। पहला क्वेश्चन, पहला दे दिया मैंने 3s, सेकंड दे दिया 2px, अगला दे दिया 4dz², ये दे दिया। तो NLM के मान लिख रहा हूं, है ना, ये n, ये l और ये m। n आगे जो लिखा हुआ है, s के लिए l 0 तो m भी 0, 2 तो n 2, px के लिए l, p के लिए l 1, x है तो या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, 0 तो नहीं होगा। 4dz² है तो n की वैल्यू 4, d के लिए l कितना होता है 2, z है तो 0। अगली बात समझ में। अगला थर्ड नंबर का क्वेश्चन, कौन से उपकोष संभव नहीं है, ये पूछा आपसे। कौन से उपकोष संभव नहीं है, पता करते हैं कौन से उपकोष संभव नहीं है। जैसे ये लिख दिया 1s, 1p, 2d, 3f। ठीक है, आगे और बोल दे 4f, इस टाइप से लिख दे। उपकोष संभव नहीं है तो उपकोष जो रिप्रेजेंट होता है वो दो चीजों से होता है, n और l से। उपकोष किससे रिप्रेजेंट होता है, n और l से। n की वैल्यू कितनी है इसके लिए, 1, l की वैल्यू 0, तो अपन बोलते हैं ना l का मान n से कम होना चाहिए, कम है इसका मतलब संभव तो है। 1p, n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू भी 1, इसका मतलब संभव नहीं है। 2d, n 2 और l भी 2, पॉसिबल नहीं। n3 और l भी 3, संभव नहीं। 4f है तो n आ गया 4 और l आ गया 3, इसका मतलब संभव है। ठीक है बात।
इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कर लोगे? बोलो। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, चलो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। n बराबर 3, l बराबर 2 और m बराबर -1 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑप्शन दिया 1, 2, ठीक है, 10 और 6। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन क्वांटम संख्या हो गई n, l और m। तीन क्वांटम संख्या हो गई n, l और m। तीन क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है? किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक ऑर्बिटल को, कक्षक को। और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बोलो भैया, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ये लो 2। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड चारों प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको। अब चलो आगे, चले आगे। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वगैरह की। चले आगे देखिए। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, पहले तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कैसे? केस नंबर फर्स्ट, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में बात करनी है। किसमें बात करोगे? एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे डिसाइड करनी है आपको, वो बात करते हैं पहले। तो देखो कैसे करोगे। एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल n पर निर्भर करती है, ठीक है। En का फॉर्मूला क्या लिखा है? -13.6Z² n इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n का मान बढ़ेगा तो उस कंडीशन में ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब मेरे से पूछे कि हाइड्रोजन परमाणु में या हाइड्रोजन लाइक कोई भी स्पीसीज हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ऊर्जा का क्रम क्या आएगा? और ये दे रखे हो, तो देखो कौन से 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f ऐसे दिए। तो आप तो एक काम डिसाइड करो, हाइड्रोजन परमाणु है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे n की वैल्यू क्या आएगी? 1। यहां पूरे के लिए क्या रहेगी? 2। यहां पूरे के लिए कितनी रहेगी? 3। और यहां पूरे के लिए कितनी रहेगी? 4। आपको मालूम है कि n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, तो n की वैल्यू सेम है तो एनर्जी बराबर होगी। ये लो बराबर, ये लो बराबर, ये लो बराबर, ये बराबर, ये बराबर, पहली बात, ठीक है। n का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, तो n का मान 4 है तो ऊर्जा बढ़ा दी, ये बढ़ा दी और ये बढ़ा दी। समझ में आया या नहीं आया? बोलो। पहले मैंने क्या किया? n की वैल्यू चेक की, जिनके लिए n का मान सेम है उनकी एनर्जी सेम आएगी सबकी। उनकी एनर्जी क्या आएगी? सबकी सेम। देखो 3s 3p 3d बराबर कर दिया, 4s 4p 4d 4f बराबर कर दिया, 2s 2p को बराबर कर दिया। फिर मैंने बोला n की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा उसकी ऊर्जा का मान भी क्या? ज्यादा। तो n 4 है तो इसकी ऊर्जा ज्यादा मान में, ठीक है बा। चलो आगे चलो। ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, बहु इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, बहु इलेक्ट्रॉन स्पीसीज।
दो कौन कौन सी, इसमें जो है मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n एंड l दोनों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? n और l दोनों पर निर्भर करती है। तो आगे क्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को n प्लस l के मान से दिया जाता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं? n प्लस l रूल। इसी सेकंड नंबर वाले केस में आएगा अब n प्लस l रूल। ये n प्लस l रूल ये इसी का पार्ट है। क्या है n प्लस l रूल? इसमें भी दो है। फर्स्ट नंबर पॉइंट, n प्लस l का मान जिसके लिए मिनिमम, उसकी ऊर्जा कम। सेकंड नंबर, n प्लस l का मान बराबर हो तो उसकी ऊर्जा कम होगी, उसकी ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n का मान कम। बस ये सिंपल सा हो गया। n प्लस एल रूल क्या कहता है कि जिसके लिए n प्लस एल का मान न्यूनतम होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी? न्यूनतम होगी। अगर बाई चांस कभी n प्लस एल का मान बराबर आ जाए कि नहीं दो उपकोष के लिए, तो उस कंडीशन में जिसके लिए n का मान कम उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। बात क्लियर? दो समझो। अब मैंने ये कुछ उपकोष लिखे, ये कुछ उपकोष लिख रहा हूं, उसके लिए n लिख रहा हूं, n लिख रहा हूं और n प्लस l लिख रहा हूं। ठीक है, n क्या, उपकोष क्या, पॉसिबल वाले लिख रहा हूं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, आगे और चलते रहेंगे, है ना। तो अब इनके लिए मैं लिख रहा हूं n का मान। n का मान तो जो आगे लिखा हुआ होता है वही होता है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5। l का मान लिखो, l का मान, l का मान होगा 1s के लिए 0, 2s के लिए 0, 2p के लिए 1, 3s के लिए 0, 3p के लिए 1, 3d के लिए 2, 4s के लिए 0, 4p के लिए 1, 4d के लिए 2, 4f के लिए 3, फिर 0 1 2 एंड 3। n प्लस l करो, n प्लस l करो, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 0 5 प्लस 0 5 6 7 और 8। यार अब ऊर्जा का क्रम लिखना है मेरे को। किसका लिखना है? एनर्जी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या आएगा? देखो, जिसके लिए n प्लस एल का मान न्यूनतम उसकी एनर्जी भी न्यूनतम। तो सबसे कम एनर्जी किसकी? जिसके लिए n प्लस एल का मान सबसे कम 1s, उसके बाद 2s, फिर आगे बढ़ो, ये भी 3 ये भी 3, 2p और 3s दोनों के लिए 3 3। तो उस कंडीशन में n का मान कम किसके लिए? 2p के लिए, ये लो 2p, आगे बढ़ो, फिर 3s, फिर आगे बढ़ो, 4 इसके लिए भी है, 3p के लिए भी है, 4s के लिए भी है। तो पहले कौन आएगा? 3p, फिर कौन आएगा? 4s, फिर आगे बढ़ो, 5 किस किस के लिए? इसके लिए भी 5 है, इसके लिए भी 5 है और इसके लिए भी 5 है। ये 5 वाले में 3d 4p और 5s आ रहा है, तो 3d आएगा, फिर आएगा 4p और फिर आएगा 5s। अभी ये लिखे हुए उसके अकॉर्डिंग बस बात कर रहा हूं। 6 वाला कौन सा है? ये है। 6 वाला कौन सा है? 4d और 5p, तो 5s के बाद में 4d और 5p। 7 वाला कौन सा है? 4f और 5d, तो 4f एंड देन 5d और उसके बाद कौन सा? 5f।
और होते तो क्या मालूम, और सीक्वेंस चेंज हो जाता, लेकिन अभी जो ये लिखे ऑर्बिटल उनके अकॉर्डिंग ये आएगा ऑर्डर ऑफ एनर्जी। समझ में आई बात या नहीं आई? ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। जिनके लिए n+l का मान अधिक, उनकी ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। अभी इनके ऊपर मैं लास्ट में क्वेश्चन करूंगा टॉपिक कंप्लीट होते ही, है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, मॉड्यूल में से ही करवाऊंगा। यहां तक बात क्लियर, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्लियर हो गई। चलो अब आगे बात करते हैं। अब बेसिक 3 रूल्स पे आते हैं। अब अपन बेसिक आते हैं 3 रूल पे। उसमें सबसे पहला है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बो सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं ऑफ बो सिद्धांत। ऑफ बाउ सिद्धांत क्या है? ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता है, ऑफ बाउ जो है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डअप क्या मतलब होता है? बिल्डअप, बिल्ड और फिर अप। बिल्डअप का मतलब होता है निर्माण करना। बिल्डअप का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। क्या निर्माण कर रहे हो भैया? बिल्डअप का मतलब होता है निर्माण करना। इसका मतलब ये है कि आप परमाणु में जो है वो इलेक्ट्रॉन को सीक्वेंस वाइज भर के उस परमाणु का क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक बिल्डअप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक बिल्डअप कर रहे हो। ठीक है, तो बिल्डअप करना क्या बोला इसने स्टेटमेंट में? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा के उपकोष में भरा जाएगा, जब वो पूर्णतया भर जाता है, पूर्णतया भर जाता है, उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा के, उच्च ऊर्जा के उपकोष में भरा जाएगा। ये बात है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहले कहां पे भरा जाएगा? निम्न ऊर्जा के उपकोष में। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहले कहां पे भरा जाएगा? निम्न ऊर्जा के उपकोष में। और उसके बाद जब वो भर जाता है तो उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन को कहां भरना है? उच्च ऊर्जा के उपकोष में भरना है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जस्ट एग्जांपल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरूंगा 1s। ऊर्जा का क्रम तो ये है, जैसे 1s 2s 2p 3s, ये 3p, ये पढ़े आगे चले। 1s की कैपेसिटी कितने की है? 2 की, तो 2 भर दो पहले 1s को। फिर 2s की कैपेसिटी कितनी की है? 2 की, तो 2s को। फिर कितने बच गए? 3, तो 2p 3 हटा दो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? क्रोमियम एंड कॉपर की बात करूं एटॉमिक नंबर 30 तक, क्रोमियम और कॉपर में जो है वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल नहीं लगा। आप पढ़ चुके हो इनऑर्गेनिक के अंदर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन होता है आर्गन 3d5 4s1, कॉपर का होता है आर्गन 3d10 4s2। पहले निम्न ऊर्जा का कक्षक बढ़ना चाहिए 4s1, सॉरी, ये पहले 4s बढ़ना चाहिए था पूरा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहिए। ये तो पूरा भरा ही नहीं, उससे पहले ही चला गया। ये पूरा भरा ही नहीं, उससे पहले ही चला गया। तो यहां पे दोनों में ऑफ बाउ प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये बेसिकली ऑफ बाउ प्रिंसिपल है।
जो अपन ने पढ़ लिया N+L रूल है उसी के अकॉर्डिंग। अब अपन को तो ये इसने तो ये बोल दिया बस कि पहले निम्न ऊर्जा के उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, वो पूर्णतया भर जाए तो उसके बाद किसमें भेजना है, उच्च ऊर्जा के उपकोष में। ऊर्जा कहां से डिसाइड होगी, N+L रूल से, जो अपन पहले पढ़ लिया। चलो आगे देखो, पॉप-बॉउ प्रिंसिपल के बाद में अपन बात करते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली अपवर्जन सिद्धांत, पाउली अपवर्जन सिद्धांत। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये वैलिड किसके लिए होगा, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं में तो वैलिड होगा। जैसे मैं बात करता हूं, एग्जांपल लेता हूं हीलियम, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। 1s2 है तो अपन ने बात की ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये लो N, ये लो L, ये लो M और ये लो S, यही बात हुई। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है। चलो अब आगे बात करते हैं। N की वैल्यू 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में 1, S के लिए L 0 0, M 0 0। अब भैया देखो, अगर पाउली का नियम वैलिड है तो यहां पे प्लस हाफ लिखा तो यहां पे माइनस हाफ लिखना जरूरी है, नहीं तो ये नियम फेल हो जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या आया, निष्कर्ष क्या निकला कि किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन, किसी कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो विपरीत चक्रण के होते हैं। कौन से चक्रण के होंगे, जो विपरीत चक्रण के होते हैं। किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और वो भी कैसे चक्रण के होंगे, विपरीत चक्रण के होंगे। आ रही बात समझ में, बोलो ठीक है बात। किसी कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित हो सकते हैं और वो भी कैसे, विपरीत चक्रण के। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। बात क्लियर, चले आगे। चलो आपको तो इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है अभी वो बात करेंगे, तब समझ में आएगा रियलिटी में होता क्या है। थर्ड बात, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। देखिए ये क्या है, इसका स्टेटमेंट समझे उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले स्टेटमेंट समझ ले। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब इलेक्ट्रॉनों को समभ्रंश कक्षकों में वितरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पहले
एक एक भरा जाएगा, उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ होता है। इसका सेकेंड स्टेटमेंट आप ऐसे भी दे सकते हो, समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित हो कि अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान चक्रण के प्राप्त हो। अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान चक्रण के प्राप्त हो। समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित हो कि अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान चक्रण के प्राप्त हो। ये क्या है? हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। दो वर्ड आए, टर्मिनोलॉजी आई, पहले उनको एक्सप्लेन करते हैं। एक तो क्या? समभ्रंश कक्षक, समान ऊर्जा के कक्षक है ये। एक से ज्यादा कक्षक होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। जैसे मैं बोलूं P जो है वो तो है उपकोष, इस उपकोष के जो कक्षक है, क्या है कक्षक, वो है Px, Py और Pz। इन तीनों की एनर्जी होती है बराबर, इनको बोलते हैं समभ्रंश कक्षक डीजनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल। तो पहली बात तो समझ में आ गई। दूसरी नंबर बात, तो अब s के लिए बोले कि वैलिड है या नहीं है। s ऑर्बिटल के लिए, तो बेटा s का तो एक ही ऑर्बिटल है ना, तो एक ऑर्बिटल है तो वो समभ्रंश है ही नहीं, वो एक ही तो है। किसके समभ्रंश है? तो एक ऑर्बिटल के लिए मतलब s के लिए लागू नहीं होगा। किसके लिए लागू होगा? p में लागू होगा, d में लागू होगा, f में लागू होगा, जो कैसे डीजनरेट ऑर्बिटल है। क्या कहता है ये भी ऐसा बोलता है कि जब इनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है तो इस प्रकार करो कि समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन अधिकतम प्राप्त हो। जैसे एक एग्जांपल लेते, दो एग्जांपल लेके समझाऊंगा, लीजिएगा साहब। मैंने कहा मेरे पास कोई P3 का कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? P3 का। ठीक है, P3 का है तो मैंने कहा ये लो 3 डब्बे बना लो। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ भी जाए तो ऑपोजिट स्पिन के रखने। किसी ने ऐसे भर दिया, मैंने कहा ठीक है चलो। किसी ने कहा सर ऐसे भी भर दो, ठीक है। किसी ने कहा ऐसे भर दो, मैंने कहा ठीक है। किसी ने कहा ऐसे भर दो, मैंने कहा ठीक है, देखते हैं अभी तक। किसी ने कहा ऐसे भर दो, ये हो गए सारे। सुनना आप बात को ढंग से। किसी ने कहा ऐसे भरो, तो हमने कहा ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है? 1। तो किसी ने जैसे ऐसे भरा तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पहला तो गलत हो ही गया। अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो मिले ही कहां? अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो यहाँ मिल गया ना 3, यहाँ 3, यहाँ पे 3, तो ये भी गलत हो गया फिर तो, बिल्कुल गलत। सॉरी। हाँ, इस पे आते हैं वापस। इसमें का 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो मिल रहे हैं, लेकिन समान चक्रण कितने की बनी? 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन। यहां 3 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के बने, तो 3 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के बने, तो ये सही है, ये गलत है, ये भी सही है। तो P3 को आपको ऐसा लिखना चाहिए, ये देखो। तो इलेक्ट्रॉन पहले एक भरो और उनकी डायरेक्शन भी क्या रहे? सेम रहे। तो अब मेरे को अगर P4 भरना है ना कभी, तो मैं P4 ऐसे भरूंगा,
इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरो एक कक्षक में, ये लो भर दिए मैंने समान चक्रण के, ये लो। अब चौथा इलेक्ट्रॉन है तो इसको यहां पे भर दिया, और अब चौथा इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट स्पिन का ही आएगा क्योंकि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत लगेगा। ये राइट है, ये ऐसे भर दिया, किसी ने कहा यहां भरा तो, अरे किसी में भरो, तीनों की ऊर्जा क्या है, समान है। ये लो, बात क्लियर, सारी बात क्लियर हो गई। हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल, सारे बात हो गए। बोलो हाँ या ना, ऑल क्लियर। अब थोड़े से इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, ये जो 3 रूल्स और क्वांटम नंबर से रिलेटेड मॉड्यूल में से, ठीक है, जल्दी करो। ठीक है जी, चलेगा। अब अपन बात करते हैं उस इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम की। 4 क्वेश्चन करवाए थे क्वांटम नंबर से रिलेटेड। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा बोला गया, हॉर्न्स रूल नॉट वैलिड, पालना नहीं हो रही है, वैलिड नहीं है। डायग्राम कैसे बने हुए देखो, बोला केवल हुंड नियम होना चाहिए, ये 2s है और ये 2p है। सेकंड ऑप्शन, केवल हुंड्स का नियम बोला गया है, इस बात का ध्यान रखिए, ओनली। ये लो, बताओ जल्दी से देखें। ओनली हुंड्स का रूल वैलिड है, यहां पाउली वैलिड नहीं, समझ में आ रहा है, पाउली वैलिड नहीं होगा। यहां पे वैलिड है, यहां पे हॉर्न्स रूल वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं आना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन यहां पे आना चाहिए था। समझ में आ गई बात, बोलो हाँ या ना, कर लोगे इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखे, क्वेश्चन नंबर 6 देखे, ये ऐसा बोला, क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय सही नहीं है, क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, मैं इधर लिख रहा हूं एन एल एम और एस, ऐसे लिख देते हैं, बार बार कौन लिखेगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन,
ऐसा दिया। ठीक है, अब देखो M3 L2 पॉसिबल है, M-2 होगा, N4 है तो L0 पॉसिबल है, तो M भी 0 हो गया, पॉसिबल है। N की वैल्यू 5 है तो L की वैल्यू 3 पॉसिबल है, तो M भी 0 पॉसिबल है। यहां देखो N और L तक तो ठीक है, M की वैल्यू जो है वो गलत है। ये मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, 4 मैंने क्वांटम नंबर लिखे, n बराबर 4, L बराबर 0, n बराबर 4, L बराबर 1, n बराबर 3, L बराबर 1, n बराबर 3, L बराबर 2। ये क्वेश्चन आ चुका है। एनर्जी का ऑर्डर लिखो, एनर्जी का क्रम लिखो एबीसीडी के टर्म्स में। तो अपन ने कहा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो n प्लस एल के ऊपर डिपेंड करेगी, तो मैंने n प्लस एल कैलकुलेट कर लिया, 4 5 4 और 5। इसका मतलब ए और सी की कम होनी चाहिए, पहली बात तो ये डिसाइड हो जाए, पहली बात ये डिसाइड हो जाए ए और सी की कम होगी, इनके लिए n प्लस एल का मान कम है। कम किसकी, सबसे कम सी की, क्यों, n का मान भी कम है, फिर ए की, फिर डी की और फिर बी की। बोलो आ रही बात समझ में, ये ऑर्डर आ जाएगा सी ए डी बी। और देखो क्वेश्चन, मैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ही बता रहा हूं आपको। हाँ, ये क्वेश्चन और देखो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फेमस है। पोटेशियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या लिखो। ये क्वेश्चन फेमस है बहुत। पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे दिया, अपन को करना क्या है, पोटेशियम है, चलो 19 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 फिर 3p6, कितने हो गए 18, फिर 4s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो इसमें आया 4s1। चारों क्वांटम नंबर, n बराबर 4, L बराबर 0, s के लिए L 0 ही होगा, M 0, s तुम्हारी मर्जी आवे तो प्लस हाफ लिख दो, ऑप्शन देख के लिख देना, प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है क्या नहीं, ऐसे क्वेश्चन दे दे, ऐसे क्वेश्चन दे दे, फॉस्फोरस के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या लिखो, ऐसा दे दिया, तो फॉस्फोरस क्या हुआ 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, n बराबर कितना 3, L n बराबर 3, ठीक है जी, L बराबर 1, M बराबर P कौन सा होगा मेरे को तो मालूम ही नहीं है, कोई भी हो सकता है, +1 -1 या 0 कुछ भी हो सकता है। अरे तीनों की ऊर्जा बराबर है तो किसी में भरो ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन मैंने क्या माना, ये 3 थे, ये 3 थे, तो ये कोई सीक्वेंस में थोड़ी ना, ये px py pz है, कोई जरूरी थोड़ी ना है, इसको pz मान लो, इसको px मान लो, इसको py मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो तो किसी में भी हो सकता है ना, p मेथड, लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें आया तो पहले माना तो pz हो गया, दूसरी बार माना तो py हो गया, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो m +1 -1 0 कुछ भी हो सकता है, और s की वैल्यू तो प्लस हाफ मानो या माइनस हाफ मानो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है बात, क्या नहीं आ रहे समझ में। चलो एक क्वेश्चन और देखो, और अगर क्वेश्चन दिया जाए, और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, देखें भैया, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, जैसे क्वेश्चन यही आया हुआ है, मैं मॉड्यूल में से ही बात कर रहा हूं, मेडिकल में ही आया हुआ है, बोला इफ n = 6,
तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का क्रम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का क्रम क्या होगा? ऑप्शन दिया था एनएस के बाद में बढ़ना है n-1d में, उसके बाद में बढ़ना है n-2f में, और उसके बाद में बढ़ना है np में, जैसे ये बोला गया। सेकंड बोला ns फिर n-2f, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, np और उसके बाद बढ़ना है n-1d। तीसरा दे दिया ऑप्शन में ns np n-1d और n-2f, और अगला दिया ns n-2f n-1d और np, ये दे दिया जैसे। और अपन से पूछा कि बताओ इनके ऊर्जा बढ़ने का क्रम क्या होगा, ये पूछा गया। तो देखो कैसे भरोगे, n बराबर 6 है, आप एक काम करो, ज्यादा दिमाग पर लगाओ, इनको ऑप्शन को मत चेक करो। n बराबर 6 है ना, तो 6s हो गया, n-1d का मतलब हो गया 5d हो गया, 4f हो गया और 6p हो गया। बस अपने पास तो ये सब सेल बन गए। ठीक है, ये अगर सब सेल बन गए तो n LMS की वैल्यू ले लेता हूं, n की वैल्यू 6 5 4 6, l की वैल्यू 0 2 3 1, n प्लस l 6 7 7 7। तो सबसे पहले तो 6s में आएगा, तो ns में देखो सबसे पहले ns है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों के लिए n की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम होती है तो पहले उसकी ऊर्जा कम होती है जिसका n का मान कम है। n का मान किसके लिए कम है? 4f के लिए। n का मान अगर कम दे रखा है, अगर n का मान कम दे रखा है तो इसका मतलब इसकी ऊर्जा कम, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, तो फिर n-2f में भरा जाएगा। ये गलत, ये गलत। उसके बाद ये भी 7 है तो n की वैल्यू 5 है तो n-1 में भरा जाएगा। ये लो, ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अगर वहीं पे डायरेक्ट खोजते रहोगे ना, ढूंढते रहोगे ना, तो मालूम नहीं चलेगा। ऐसे करना है टैकल, ठीक है। फर्स्ट लेवल करना है, लास्ट लेवल करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिखवाए हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको देखना है। मैंने नहीं लिखवाए, सीधी सी बात बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो आपने इलेक्ट्रॉनिक उसमें पढ़ लिया पीरियोडिक टेबल में। मैंने ओनली फॉर ये सब कुछ बता दिया आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट बता दिए, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो यहां तक करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक भी कंप्लीट। फर्स्ट लेवल करना है, लास्ट लेवल करना है, आपको अपना मालूम चल जाएगा क्वेश्चन किस लेवल का आता है, आपसे होता है या नहीं होता है, ठीक है बात। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक लेके आएंगे, सॉल्यूशन और रेडॉक्स वाला, ठीक है। यहां तक करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।